हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो प्रश्न है इस वीडियो में मैंने जो प्रश्न इंक्लूड किए हैं वो पिछले सालों में बहुत अधिक बार पूछे गए हैं। सो इस बार होने वाले एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके लिए कि जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है। आपको बताना है कि जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मच्छर द्वारा। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है, तो मच्छर द्वारा। अगर हम बात करें कि मच्छर में भी किस मच्छर द्वारा, नर मच्छर द्वारा या मादा मच्छर द्वारा या किस मच्छर द्वारा, तो याद रखिएगा एडीज मच्छर द्वारा। जो जीका वायरस होता है वो एडीज मच्छर में होता है। और अगर हम बात करें कि ये जो जीका वायरस होता है उससे सबसे अधिक प्रभाव, यानी जीका वायरस का प्रभाव सबसे अधिक किस पे पड़ता है, तो याद रखिएगा जीका वायरस का प्रभाव सबसे अधिक गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है। इसमें क्या होता है कि उनके गर्भ में जो बच्चे होते हैं उनके बच्चों के जो मस्तिष्क होती है, मस्तिष्क पे ये बहुत अधिक प्रभाव डालता है और मस्तिष्क में विषमताएं पैदा हो जाती है। तो याद रखिएगा जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है, मच्छर द्वारा। मच्छर में भी किस मच्छर द्वारा, तो एडीज मच्छर द्वारा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है। तो याद रखिएगा पृथ्वी का जल चक्र सूर्य के द्वारा संचालित होता है। और इस जल चक्र में क्या क्या सम्मिलित होता है, तो याद रखिएगा जल चक्र में जल का वाष्पीकरण, बादलों का बनना तथा वर्षा के रूप में जल की बूंदों का पुनः पृथ्वी पर आना सम्मिलित होता है। यही जल चक्र होता है कि जल का वाष्पीकरण होगा, फिर बादल बनेगा, फिर वर्षा के रूप में ये पृथ्वी पर आ जाता है। तो ये जल चक्र होता है और ये किसके द्वारा संचालित होता है, तो सूर्य द्वारा। यानी जिनका भी ऑप्शन सी है सूर्य बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। आपको बताना है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने, देख लीजिए और बताइए कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो याद रखिएगा मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। स्टेपीज जो है वो सबसे छोटी हड्डी। अगर बात करें कि स्टेपीज किस में पाई जाती है, ये जो हड्डी है वो किस चीज़ में पाई जाती है, तो याद रखिएगा स्टेपीज जो हड्डी है वो कान में पाई जाती है। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि किस अंग का हड्डी सबसे छोटा होता है, तो याद रखिएगा कान का, और कौन है, स्टेपीज। इसके अलावा कान में और दो हड्डियां पाई जाती है जिसका नाम है मेलियस और इनकस। इनसे भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा मेलियस और इनकस कान की हड्डियां हैं और कान में एक सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है जिसका नाम है स्टेपीज। अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो याद रखिएगा मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, शरीर के कुल वजन का 2% होता है। वैसे हम बात करें तो मस्तिष्क का वजन होता है 1300 ग्राम, लगभग 1300 ग्राम होता है, और यह कुल शरीर के वजन का लगभग 2% होता है। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ल्यूकीमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है, विटामिन की कमी की वजह से होता है, मस्तिष्क का कैंसर है, या प्रोटीन के अधिक सेवन के कारण होता है। तो याद रखिएगा जो ल्यूकीमिया है वो सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। तो याद रखिएगा ल्यूकीमिया क्या है, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर, और इसे श्वेत रक्त कैंसर भी कहा जाता है। फिर सेम बात हुआ, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है या इसे श्वेत रक्त कैंसर भी कहा जाता है। ल्यूकेमिया याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है। चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने, आपको बताना है कि मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है। तो याद रखिएगा मानव शरीर में प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जो कि पुरुषों में पाया जाता है। ये भी याद रखिएगा ये पुरुषों में पाया जाता है। ये ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, पुरुषों में, मेल में, और ये क्या है, ग्रंथि है। तो प्रोस्टेट एक ग्रंथि है जो कि मेल में पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि इस वीडियो में मैंने जो भी प्रश्न इंक्लूड किए हैं वो पिछले सालों में बहुत बार पूछे गए हैं। तो आप लोग मिलाइएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आप सही दे पा रहे हैं। और अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें ऐसे जो प्रश्न हैं उसमें लगभग सारे सही होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है। आपको बताना है कि विटामिन ए का उच्चतम स्रोत क्या है। तो याद रखिएगा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है गाजर। जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें विटामिन ए का सबसे उच्चतम स्रोत है गाजर। वही हम बात करें कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, क्योंकि कभी कभी रासायनिक नाम भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। अगला प्रश्न है क्या एक प्रकंद का उदाहरण है। आपको बताना है कि गाजर एक प्रकंद का उदाहरण है या शकरकंद प्रकंद का उदाहरण है या लहसुन या अदरक। तो याद रखिएगा इसमें कौन सा है प्रकंद का उदाहरण, तो अदरक। अदरक और हल्दी आदि जिसमें प्रकंद पाए जाते हैं वो प्रकंद का उदाहरण है, यानी इसमें अदरक राइट आंसर हो जाएगा। अदरक के अलावा हल्दी भी प्रकंद का उदाहरण है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। तो वैसे तो हमारे खून का रंग लाल होता है, तो ये देख के आप डायरेक्ट से लाल मत कर दीजिएगा। ऑक्टोपस के खून का रंग लाल नहीं होता है। तो याद रखिएगा ऑक्टोपस के खून का रंग होता है नीला। इसका भी ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है, तो नीला होता है। ऑक्टोपस के बारे में याद रखिएगा कि ये मोलस्का संघ का प्राणी है। किस संघ का प्राणी है, मोलस्का संघ का प्राणी है। याद रखिएगा ऑक्टोपस मोलस्का संघ का प्राणी है। और अगर हम बात करें कि इसके खून का रंग नीला क्यों होता है, तो ये भी याद रखिएगा हीमोसाइनिन के कारण ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। यानी जिनका भी ऑप्शन बी है नीला राइट आंसर है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है, नीला होता है। और क्यों होता है, हीमोसाइनिन के कारण नीला होता है। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। आपको बताना है कि पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो याद रखिएगा पेनिसिलिन की खोज का श्रेय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दिया जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक कवक से पेनिसिल की खोज की थी। तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और कैसे की थी, तो पेनिसिलिन नामक कवक से पेनिसिलिन को पृथक किया था, यानी पेनिसिलिन को खोज की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग राइट आंसर होगा। नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि नेफ्रोलॉजी के साथ क्या जुड़ा हुआ है, जिगर, फेफड़ा, गुर्दा या ग्रहणी। तो याद रखिएगा नेफ्रोलॉजी गुर्दा से संबंधित है। गुर्दा की बीमारी और उनके उपचार से संबंधित जो चीज़ होते हैं वो नेफ्रोलॉजी से रिलेटेड है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी गुर्दा हो जाएगा। बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने। आपको बताना है कि बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी के सौंधी खुशबू को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को पेट्री चोर कहते हैं। याद रखिएगा पेट्री चोर। रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है। तो याद रखिएगा रक्तहीन सर्जरी लेजर के माध्यम से की जाती है। इसमें क्या होता है कि लेजर के द्वारा बिना रक्तस्राव के ही असामान्य व रोगग्रस्त जो ऊतक होते हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है। यानी रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है, लेजर के माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न है कि दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरियम का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आप बताइए कि दूध को दही में बदलने के लिए कौन सी बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। तो ये बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था। तो याद रखिएगा चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था, एडवर्ड जेनर ने, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। अगर हम बात करें चेचक की, तो चेचक किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है, जिसका नाम है वेरियोला वायरस। याद रखिएगा चेचक वायरस से होने वाली डिजीज है। किसकी वजह से होता है, वेरियोला वायरस की वजह से। और इसके टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं।